हाँ जी दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। पहला रूल देखा हमने लिटरल, दूसरा देखा हमने रीजनेबल, और नाउ थर्ड रूल आता है हमारे पास, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अब इस हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं कि हमें एक हार्मनी क्रिएट करनी है। हमें मतलब कि कोड को एक हार्मनी क्रिएट करनी है। हार्मनी क्रिएट करने का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना है कि सर जी लिटरल से भी बात नहीं बन रही, लॉजिकल से भी बात नहीं बन रही, तो ऐसा करो कुछ लिटरल का पकड़ लो, कुछ लॉजिकल का पकड़ लो, और एक ऐसे कंक्लूजन पे आ जाओ जिससे कि मोटा मोटा हमारी आन बान शान भी रह जाए और काम भी चल जाए। ठीक, तो इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं मोटा मोटा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की। जब कभी भी हार्मनी क्रिएट करनी हो, हार्मनी क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ कि जहां पे जो हम पर्टिकुलर मीनिंग निकालना चाह रहे हैं, इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का हम इंटरप्रिटेशन में लगे पड़े हैं, और जो हमारा इनेक्टमेंट का ऑब्जेक्ट है, ये किसी तरीके से मैच नहीं खा पा रहा। मतलब कि जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और हमने इंटरप्रिटेशन किया लिटरल, हम कह रहे हैं लिटरल मीनिंग जो है वो ऑब्जेक्ट के तो अगेंस्ट जा रही है, जो हमारा एक्ट है उसका जो इंटेंशन है उसके अगेंस्ट जा रहा है। फिर हमने कहा लॉजिकल करते हैं, लॉजिकल से भी बात नहीं बैठ रही। मतलब किसी भी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है और जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इनेक्टमेंट का और ऑब्जेक्ट जो हमारे लेजिस्लेचर का है, वो मैच अगर नहीं खा पा रहा तो हम कहते हैं हार्मनी क्रिएट करते हैं। ऐसा करो कि तुम ऐसे सीधा सीधा ना मिलो, तुम ऐसे चल के मिल लो, मिला देंगे तुम हम जैसे तैसे। थोड़ा बहुत डिपार्चर कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट में छेड़खानी कर लेते हैं, थोड़ा सब्जेक्ट में कर लेते हैं, और कैसे भी करके इनकी आपस में मैचिंग करवा देते हैं। ये कुछ इस तरीके से हुआ कि शादी के टाइम पर अगर 36 गुण नहीं मिल रहे तो हम 34 से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक तू छोड़ दे एक तू छोड़ दे। ठीक है, एक ऐसी लिटरल गंदा सा एग्जांपल था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कि आपको जब कभी भी दिक्कत आ रही हो और बाकी कंस्ट्रक्शन से काम ना चल रहा हो तो जस्ट क्रिएट अ हार्मनी, प्रोविजंस के बीच में एक हार्मनी क्रिएट करना, ताकि ऐसा भी ना हो कि हमने किसी का ना सुना। मुद्दा क्या होता है, देखो जब दो व्यक्ति की लड़ाई हो रही होती है लेट से, तो दो व्यक्ति की जब लड़ाई हो रही होती है तो तीसरा व्यक्ति क्या आता है, तीसरा जो व्यक्ति बीच में आता है वो कहता है चल ऐसा कर, तेरा कुछ नुकसान हुआ, तेरा भी कुछ नुकसान हुआ, ऐसा करते हैं आपस में इतने में सेटल कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये तीसरा व्यक्ति बेसिकली क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है, कह रहा है यार लड़के क्या मिलेगा तुम्हें और नुकसान ही होना है, या फिर कोर्ट वगैरह जाके क्या मिलेगा, ऐसा करते हैं तुम्हारे बीच में सुलह करवा देते हैं, तुम्हारे बीच में एक हार्मनी क्रिएट करते हैं। तो हार्मनी क्रिएट करने में क्या होता है कि भैया तूने 10 शर्तें बताई थी, तूने 12 शर्तें बताई थी, ऐसा कर 3 शर्तें तू कम कर ले, 3 शर्तें तू कम कर ले, तू अपने 9 पे बात मान जा, तू 7 पे बात मान जा, और यहां पे आके डील फाइनल कर लेते। तो इस टाइप की चीज को क्रिएट करना किसी भी दो कन्फ्लिक्ट के बीच में इज ऑल अबाउट हार्मनी, जिसके ऊपर ये बात कर रहा है। ठीक, अब थोड़ी सी यहां पे मॉड्यूल की तारीफ मैं करूं कि मॉड्यूल के अंदर जो इसको इस तरीके से पेश किया है वो थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है। इवन तो जो यहाँ पे एग्जांपल यूज किए गए हैं वो एग्जांपल भी अपने आप में एक अच्छी खासी टेक्निकलिटी रखते हैं। क्यों? क्योंकि सर जी इसके अंदर ना ये लोग बिल्कुल सिंपल एग्जांपल फॉर लेट्स से आपका कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनसे एग्जांपल उठा के नहीं देते, ये ऐसे ऐसे एक्ट को उठाते हैं जिसके बारे में अभी आपको फिलहाल जानकारी नहीं है। ठीक, तो उन्होंने उन एक्ट को यूज करते हुए एग्जांपल यहां पे कोट किया है। ऑल्दो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, उसको भी हम समझ के चलेंगे, पर थोड़ी सी टेक्निकलिटी आएगी तो थोड़ा सा फोकस आपको ज्यादा मेंटेन करके यहां पे रखना होगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया ही थोड़ा सा टेक्निकल है। ऑल्दो लिटरल इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, लिटरल मतलब कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की एक प्राइमा फेसी क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है, वो मैंने आपको मोटा मोटा समझाने की कोशिश की है। अब पढ़ना शुरू करते हैं हमारे मॉड्यूल को। चलिए सर, कह रहे हैं देयर इज अ डाउट अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑफ अ स्टैट्यूट। भाई साहब जो वर्ड्स है स्टैट्यूट का, उसकी मीनिंग में आपको डाउट निकल के आ रहा है। These should be understood in the sense in which they harmonize, मतलब उसको आपको समझना है इस तरीके से कि हार्मनी क्रिएट हो with the subject of the enactment and object which the legislature had in view, मतलब जो legislature का particularly object है और enactment का जो particular subject है जिसके अंदर आप दुविधा आपको हो रहा है, जिसके बीच में दिक्कतें आ रही हैं, तो इन ऑब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट को आपस में आप क्या करना है, हार्मोनाइज करना है। मतलब इन दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, ताकि थोड़ी सी ऊपर नीचे इसके अंदर हो जाए, थोड़ी सी ऊपर नीचे इसके अंदर हो जाए, और दोनों की बात बनी रहे। तो इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को कहते हैं हम हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो कोर्ट के बाद जब भी ऐसा मुद्दा आता है जहां पे बाकी कंस्ट्रक्शन से काम ना चल रहा हो, तो वो कहता है ऐसा करते हैं यार, बहुत हो गया, मुद्दा बहुत खिंच गया, बहुत हमने मेहनत कर ली, एक हार्मनी क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ी सी बात तेरी मान ली, थोड़ी सी बात तेरी मान ली, और कुल मिला के कंक्लूजन में डिसीजन दे दिया। तो इस टाइप का कह सकते हो आप लीपापोती वाला ये कंस्ट्रक्शन एक तरीके से। ठीक, चलिए, their meaning is found not so much in a strictly grammatical or etymological propriety of language nor even its popular sense, मतलब बिल्कुल ग्रामेटिकल भी नहीं होना, बिल्कुल पॉपुलर सेंस में भी नहीं आना, as in the subject or in the occasion on which they are used and the object
टू बी अटेन्ड, मतलब कि इस तरीके से आपको यूज करना है जहां पे ग्रामेटिकल भी स्ट्रिक्टली नहीं होना, पॉपुलर यूज में भी स्ट्रिक्टली नहीं आना, बिल्कुल पॉपुलर यूज में आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं करनी है, आपको मोटा मोटा इस तरीके से करनी है कि जो आपका सब्जेक्ट है या फिर जो भी आपका ओकेजन है जहां पे उसको यूज किया जा रहा है, जिसकी आप मीनिंग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, और दूसरा जो आपका लेजिस्लेचर का ऑब्जेक्ट है वो अटेन हो जाए, वो आपको प्राप्त हो जाए, उसके बीच में आपकी जो भी गैप है वो आपका फुलफिल हो जाए। तो दिस इज द ओनली पर्पस ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ठीक है सर, आगे देखते हैं। ये तो आया आपका एक एरिया। दूसरा एरिया आता है कि सर जी जब दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस के बीच में कंफ्लिक्ट आ जाएगा तब क्या होगा। अगर दो या दो से ज्यादा प्रोविजंस में कंफ्लिक्ट आ जाएगा मतलब क्या हुआ कि एक प्रोविजन है, लेट्स से एक प्रोविजन है जो कि कह रहा है कि जी हमारे हिसाब से मीनिंग ये निकल के आती है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस के अंदर एक प्रोविजन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा प्रोविजन जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये मैच नहीं खा पा रहे, ठीक है ना, ये कुछ भी इस तरीके से ये मैच नहीं खा पा रहे हैं। तो इस केस में क्या कहा जाएगा कि भाई साहब इसकी भी बात पूरी मान लो और इसकी भी बात पूरी मानो अगर पॉसिबल है तो। मतलब कि अगर दो प्रोविजन है, एक प्रोविजन कह रहा है कि हम इसके ऊपर इतनी पेनल्टी लगाएंगे, इतनी की फाइन लगाएंगे, इतनी की इम्प्रिजनमेंट होगी, दूसरा कह रहा है इतनी की पेनल्टी लगाएंगे, इतनी की फाइन लगाएंगे, इतनी की इम्प्रिजनमेंट होगी, तो अगर हमें लग रहा है कि भाई साहब दोनों को फॉलो किया जा सकता है तो दोनों को फॉलो कर लो, और नहीं तो जितना मैक्स पॉसिबल होगा उतना मैक्स दोनों को मौका देते हुए उसको कंक्लूजन पे लेके आ जाओ। मतलब कि लेट से ये जो है ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम इसको बोल सकते हैं भाई साहब तू ऐसा कर, थोड़ा सा तू मुड़ जा और थोड़ा सा तो मुड़ जा, तो कहीं ना कहीं तुम लोग दोनों मिल जाओगे और एक प्रोविजन एक हो जाएगा और इसके बेस पे एक डिसीजन हम दे पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब दो प्रोविजन के बीच में कंफ्लिक्ट निकल के आ रहा हो तो उसको रिकंसाइल करना पड़ेगा, जितना ज्यादा पॉसिबल होगा दोनों की बात माननी है। ये प्रोविजन भी इफेक्टिव होगा, ये प्रोविजन भी इफेक्टिव होगा, और दोनों की बात को मानते हुए आपको एक डिसीजन पे आना है। अगर नहीं पॉसिबल है तो थोड़ी थोड़ी छिड़खानी आप कर सकते हो। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आएगा जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो ये है कि सपोज करो एक एक्ट आया, ठीक है, एक एक्ट के अंदर एक प्रोविजन आया, अब इस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी, लेटर ऑन कोई अमेंडमेंट आई और अमेंडमेंट की वजह से किसी और उसी एक्ट के प्रोविजन के अंदर बदलाव हो गया, और बदलाव होने के बाद अब कंफ्लिक्ट आ गया। मतलब पहले ये जो प्रोविजन है प्रोविजन नंबर ए और लेट्स से प्रोविजन नंबर बी, तो प्रोविजन नंबर बी और ए जो थे पहले वो रिकंसाइल थे, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कोई एक अमेंडमेंट आई और उस अमेंडमेंट के आने के बाद ए के अंदर कुछ चेंजेस हो गए और इस चेंजेस की वजह से ए और बी जो है वो रिकंसाइल नहीं हो रहे, किसी एक सिचुएशन पे लगते हैं और दोनों प्रोविजन जो है वो रिकंसाइल नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाएगा, किसकी बात मानी जाएगी? तो आपको ये रूल बताता है क्या कि भाई साहब अगर ऐसा हुआ है ना तो जो बाद वाला है वो जीत जाएगा। मतलब कि ये तो पुराना है, इसके बाद अमेंडमेंट होकर किसी के अंदर बदलाव किया गया तो ऑब्वियस सी बात है इसको प्रायोरिटी वहां पे दी जाएगी, ये प्रिवेल करेगा ऑन बी, मतलब कि ए ज्यादा तगड़ा माना जाएगा एज कंपेयर टू बी। अगर उसके अंदर अमेंडमेंट आई है या फिर कोई ऐसा सेक्शन है या कोई ऐसा प्रोविजन है, कोई ऐसा क्लॉज है जो कि बाद में लाया गया है, एक्ट के अंदर बाद में शामिल किया गया है, तो कहने का मतलब है कि बाद वाला जीतेगा, बाद वाला ज्यादा सही माना जाएगा एज कंपेयर टू पुराना वाला। पहला तरीका तो आपको ये कहा कि बाद पुराना छोड़ दो, दोनों को मिलाने की कोशिश करो, दोनों नहीं मार रहे, दोनों के दोनों ढीठ है, समझौता करने को राजी नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, हम कहेंगे भाई सब देखो पुराना कौन है नया कौन है, जो नया है वो जीत जाएगा, पुराना वाला मुंह बंद करो चुपचाप बैठो। ठीक, तो इस टाइप की बातें भी इसके अंदर आएंगी। तो मुद्दा क्या, हार्मनी क्रिएट करनी है, प्यार से मान जाओ तो मान जाओ, अदरवाइज फिर तो हमें पता ही है कैसे करना है। चलो जी पढ़ते हैं फटाफट से। वेयर देयर आर इन एन एनेक्टमेंट टू और मोर प्रोविजंस, किसी एनेक्टमेंट के अंदर दो या उससे ज्यादा प्रोविजंस विच कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड विद ईच अदर, आपस में वो रिकंसाइल नहीं हो पा रहे, प्रोविजन है एक ही एनेक्टमेंट के लेकिन उसके अंदर आपस में पेरिटी नहीं आ रही है, तो क्या किया जाएगा, दे शुड बी सो इंटरप्रेटेड, उसको इस तरीके से आपको इंटरप्रिटेशन करना है जहां तक की पॉसिबल हो, मतलब पूरी अपनी हद, पूरी कोशिश कर लो दोनों के बीच में समझौता करने की, एज टू गिव इफेक्ट टू ऑल ऑफ देम, मतलब कि दोनों की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया कि आपके घर में एक व्यक्ति है जो कि कह रहा है जी सर जी आज दाल खाने का मन है हमारा, और दूसरा व्यक्ति कह रहा है दाल नहीं खाना, हमें पनीर खाना है। तो पहले केस में तो क्या किया जाएगा कि भाई साहब जो बनाने वाला है उसको इस तरीके से मतलब उसको खुश किया जाएगा, कहा जाएगा कि ऐसा हो जाता कि दाल भी बन जाती पनीर भी बन जाती, बात ही खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब दोनों को पूरा का पूरा इफेक्ट दिया गया जो प्रोविजन कह रहा था। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो जैसे मैंने आपको दूसरा बात बताई गई कि भाई साहब ये देखेंगे कि दोनों में से बाद वाला कौन सा है, या इन सेंस अब खाने में तो ऐसा नहीं होता, आप कह सकते हो कि बड़ा कौन है उसकी बात मानी जाएगी, व्हाटएवर, बट द थिंग इज कि उसमें देखा जाएगा कि बाद में किसका इनेक्टमेंट हुआ है, बाद में कौन सा इनकॉर्पोरेशन में आया है, बाद में किसके अंदर अमेंडमेंट की गई है, और जो लेटर वाला होगा वो जीत जाएगा। चलिए सर, तो क्या कह रहे हैं कि पूरी कोशिश करनी है कि भाई सब सबकी बात, सबकी प्रोविजंस को पूरा का पूरा इफेक्ट दिया जाए। दिस इज व्हाट इज नोन एज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल
जो रूल आपका कहता है कि अगर इस टाइप का कोई कंफ्लिक्ट निकल के आ रहा है तो उस केस में आप रिकंसिलिएशन करने के लिए दोनों की बात पूरी की पूरी मान लो, जो प्रोविजन कह रहा है उसको पूरा का पूरा अप्लाई कर लो अगर पॉसिबल है तो। An effort should be made to interpret a statute in such a way as harmonize with the object of the statute. Obvious ही बात है कि भाई साहब ऐसा नहीं कि प्रोविजन में इतना घूम गए कि दोनों प्रोविजन की बात मानने के चक्कर में जो आपके स्टैट्यूट का ऑब्जेक्ट था उसी को छोड़ दिया ना। प्रोविजन ठीक है, दोनों प्रोविजन के अंदर लड़ाई चल रही, दोनों प्रोविजन को मिलाना है, इन दोनों का मिलन इस पॉइंट में कराना है, लेकिन देख लेना है ये भी कि ये जो पॉइंट जहां बनाने चाह रहे हो ये कहीं ऐसा ना हो कि ऑब्जेक्ट से ही अलग चल रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। दोनों को इस दिशा में लेके आना है कि कहीं ना कहीं वो रिलेट करें, कहां पे जाके, ऑब्जेक्ट पे जाके, किसी थर्ड पॉइंट पे ना चले जाएं। तो मुद्दा क्या है कि इंटरप्रिटेशन में आपको ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना ही है, इंटेंशन जो आपके स्टैट्यूट का उसको तो ध्यान रखना ही है। ये हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सभी के ऊपर, जितने भी रूल हम पढ़ेंगे सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। चलिए अब एग्जाम्पल आते हैं, दो एग्जाम्पल हैं बड़े अच्छे बड़े। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल्दो इसको पहले भी समझ सकते हैं बट एक बार रीड मार लेते हैं रफली, उसके बाद फिर इसकी इंटरप्रिटेशन देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है एज पर द फैक्ट्स गिवन इन द राज कृष्णा वर्सेस विनोद देयर वाज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन 33(2) एंड 123(8) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। तो अब ये उटपटांग एक्ट यूज किया गया आपके मॉड्यूल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, जो किया गया है वो बिल्कुल सही है, आप उसमें कुछ छेड़खानी तो कर नहीं सकते, समझना ही हमारा काम है, तो हम समझेंगे इसको। कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कोई एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके दो सेक्शन के बीच में कंफ्लिक्ट आ गया, सेक्शन नंबर 33 सबसेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 123 सबसेक्शन नंबर 8। ठीक है जी। 33(2) जो है वो क्या कहता है, वो कहता है गवर्नमेंट सर्वेंट में नॉमिनेट और सेकंड अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन, मतलब इलेक्शन का जो कैंडिडेट है उसको गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई है तो वो नॉमिनेट भी कर सकता है और उसको सेकंड भी कर सकता है। ठीक है सर। Whereas section 123 subsection number 8 क्या कहता है, provided that a government servant is not entitled to assist a candidate, कह रहा है कि किसी भी इलेक्शन वाले कैंडिडेट को असिस्ट नहीं कर सकता एक गवर्नमेंट सर्वेंट इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, एक्सेप्ट बाय कास्टिंग हिज वोट। दूसरा कह रहा है भाई साहब अगर वोट कास्ट कर रहा है ना तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो असिस्ट कर लेगा, लेकिन अगर वोट कास्ट नहीं कर रहा तो उस केस में फिर वो किसी भी तरीके से असिस्ट नहीं कर सकता है। अब ये दो प्रॉब्लम है, पहले वाले में कह रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, सेकंड कर सकता है, दूसरा वाला कह रहा है कि भाई साहब नहीं कर सकता अनलेस अदरवाइज कि उसने अपना वोट कास्टिंग करना हो उसके फेवर में। ठीक। अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा करते हैं, दोनों प्रोविजन को मिला के खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने का मतलब क्या है, उन्होंने कहा भाई साहब नॉमिनेट कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, असिस्ट भी कर सकते हो अगर तुम वोट करोगे तो। बात तो एक आ गई ना कि भाई साहब यहां कहा गया असिस्ट नहीं कर सकता अनलेस अदरवाइज कि वहां पे उसकी वोट कास्टिंग चल रही हो तो उस केस में वो कर पाएगा। अगर वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दे रहा है तो उस केस में वो असिस्ट कर सकता है, ये बात यहां कही गई। यहां पे कह दिया गया कि नॉमिनेट कर सकता है और सेकंड भी कर सकता है, तो इसको मिक्स करके एक प्रोविजन निकाला गया, सुप्रीम कोर्ट ने एक कंक्लूजन निकाला क्या कि भाई साहब तुम नॉमिनेट भी कर सकते हो, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो नॉमिनेट भी कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है, असिस्ट भी कर सकता है अगर वो वोट कर रहा है तो, अनलेस अदरवाइज वो किसी भी केस में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोनों की बात रह गई और कुल मिला के एक कंक्लूजन यहां पे निकल के आ गया। देखिए सर, Supreme Court observed that both these provisions should be harmoniously interpreted and held that, क्या फैसला सुनाया, गवर्नमेंट सर्वेंट was entitled to, गवर्नमेंट सर्वेंट जो है was entitled to nominate और second a candidate, नॉमिनेट भी कर सकता है, सेकंड भी कर सकता है, seeking election to the state legislature assembly. This harmony could be achieved only if section 123(8) of the act is interpreted as conferring power on a government servant of voting as well as proposing and seconding a candidate and forbidding him from assisting a candidate in any other matter। मतलब क्या है कि भाई साहब अगर वोटिंग है तो उस केस में तुम आप प्रपोजिंग भी कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं आप उसके फेवर में बातें कर सकते हो, सेकंड कर सकते हो, नॉमिनेट कर सकते हो, लेकिन मना करता है, फॉरबिड करता है कि भाई साहब आप असिस्ट नहीं कर सकते किसी और मैनर में। किसी और मैनर का मतलब कि अगर वोटिंग नहीं है तो उस केस में आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए उसी को इंटरप्रेट करते हुए एक मिक्सचर यहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया गया इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप से कहीं कहीं हार्मोनाइज किया जाता है, हार्मनी क्रिएट की जाती है किसी भी दो सेक्शनों में या दो से ज्यादा प्रोविजंस के अंदर जहां पे आपस में प्रॉब्लम चल रही हो, कंफ्लिक्ट चल रही हो। अगला एग्जांपल एक और है, ऑल्दो इसको छोड़ सकते थे हम बट कोई बात नहीं, मॉड्यूल का पार्ट है तो छोड़ने के इरादे गंदे इरादे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ये और डीप चला गया किसी और पर्टिकुलर एक्ट के अंदर बट कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं इसको क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कंफ्लिक्ट बिटवीन सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 अप्लाइज द प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बाय हार्मोनाइजिंग अपरेंट कंफ्लिक्ट। कह रहा है कि कोई अपरेंट कंफ्लिक्ट है उसको हार्मोनाइज करने के लिए ये प्रिंसिपल जो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का उसको यहां पे यूज किया जाता है बिटवीन टू और मोर ऑफ इट्स प्रोविजन।
ठीक है सर, ये तो मोटा मोटा पता लगा कि भाई साहब ये पंगा है। यहाँ पे क्या है एक्चुअल पंगा वो देखते हैं। तो सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड दैट, सबसेक्शन नंबर 1, every report of a board or court together with any minute of dissent recorded therewith, कोई भी रिपोर्ट होगा, तोड़ तोड़ के समझेंगे, कोई भी रिपोर्ट होगा चाहे बोर्ड का हो चाहे कोर्ट का हो, टुगेदर विद एनी मिनट ऑफ डिसेंट, अगर कोई भी डिसेंट है तो उसके जो मिनट्स होंगे उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। एवरी आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रेशन अवार्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब भी डिस्प्यूट होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट आएगा तो जब भी डिस्प्यूट होता है तो वहां पे जो आर्बिट्रेशन के थ्रू एक फैसला सुनाया जाता है उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड। ठीक है, मतलब फैसला है, अवार्ड बेसिकली यहाँ पे एक फैसले का नाम दिया जा रहा है। तो कोई भी जो आर्बिट्रेशन अवार्ड होगा, एवरी अवार्ड ऑफ लेबर कोर्ट का हो, ट्रिब्यूनल का हो, नेशनल ट्रिब्यूनल का हो, कोई सा भी अवार्ड हो, किसी का भी हो, शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, कह रहा है कि भाई साहब एक बार वो फैसला आ गया 30 दिनों के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बी पब्लिश्ड इन सच मैनर एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थिंक्स फिट, कह रहा है कि जैसा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहेगी उस तरीके से उसको पब्लिश किया जाएगा। और कितने दिनों के अंदर किया जाएगा? 30 दिन के अंदर कहा जाएगा। ठीक है सर, इसी का सबसेक्शन नंबर 2 क्या कहता है? प्रोवाइड्स दैट अवार्ड पब्लिश अंडर सबसेक्शन नंबर 1, जो सबसेक्शन नंबर 1 में जो फैसला आया उसको जो हमने पब्लिश किया है, जैसा भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाह रहा था उसके अकॉर्डिंग, उसको फाइनल माना जाएगा एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर, कह रहा है कि भाई साहब जो पब्लिश हो गया एक बार फैसला वो आपका बिल्कुल फाइनल होगा और उसके ऊपर कोई भी कोर्ट जो है वो किसी भी प्रकार का सवाल नहीं उठा सकती है। ठीक है सर, दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 17। नाउ सेक्शन नंबर 18 सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ सेटलमेंट अराइव्ड एट बाय एग्रीमेंट, अब ये सेटलमेंट जो है वो एग्रीमेंट के थ्रू आया है बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। ऑब्वियसली बात है, जो डिस्प्यूट था एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, इसका सेटलमेंट हो गया। सेटलमेंट जो हुआ वो कैसे हुआ है? एग्रीमेंट के थ्रू हुआ है। अदरवाइज देन इन कोर्स ऑफ कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग, मतलब कि भाई साहब कॉन्सिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन की बात नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर सिंपली एग्रीमेंट के थ्रू अगर सेटलमेंट हो जाता है, शैल बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द एग्रीमेंट। ऑब्वियसली बात है, जो एग्रीमेंट की पार्टीज होंगी, ऑब्वियसली द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन, इन दोनों के ऊपर क्या होगा? ये बाइंडिंग होगा, ये सेटलमेंट जो होगा वो बाइंडिंग माना जाएगा। चलिए सर, ये दोनों सेक्शन पढ़ा, अब मुद्दा तो समझ में आया है नहीं, पंगा कहां है फिर? ठीक तो है, दोनों सेक्शन बिल्कुल अलग अलग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके अंदर सवाल क्या उठा। सवाल ये उठा, इन केस, देखो पहला वाला जो है आपका आर्बिट्रेटर के थ्रू आ रहा है, ट्रिब्यूनल के थ्रू फैसला आ रहा है और उसको कहा जा रहा है कि भाई साहब एक बार अवार्ड आ गया तो उसको 30 दिन के अंदर पब्लिश कर देना, और एक बार पब्लिश हो गया तो फाइनल एंड बाइंडिंग माना जाएगा, उसके ऊपर कोई भी कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता। दूसरा कह रहा है कि भाई साहब अगर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन को छोड़ दें, उसके अलावा अगर सिंपली किसी डिस्प्यूट का सेटलमेंट हो जाता है बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जो सेटलमेंट होगा वो बाइंडिंग होगा एग्रीमेंट के सभी पार्टीज के ऊपर। ठीक है सर, ये तो मोटा मोटा क्रक्स था 17 और 18 का। ना सवाल क्या है? इन केस वेयर अ सेटलमेंट इज अराइव्ड, कह रहा सेटलमेंट हुआ, कब हुआ? आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द अवार्ड ऑफ लेबर ट्रिब्यूनल, लेबर ट्रिब्यूनल से कोई भी सवाल आया, कोई फैसला आया है बाय द गवर्नमेंट, उसके बाद सेटलमेंट होगा, उसके बाद आफ्टर एंड बिफोर इट्स पब्लिकेशन, क्योंकि भाई साहब एक बार आने के बाद पब्लिश होने में आपको कितने दिन का टाइम दिया गया? 30 दिन का टाइम दिया गया। ठीक है ना, तो इसके बाद जो ये अवार्ड है ये आया, इसके बाद सेटलमेंट हुआ लेट से इस डेट पे, लेकिन अभी ये पब्लिश नहीं हुआ है। ठीक है सर, तो क्या होगा? द इशू वॉज वेदर द गवर्नमेंट वॉज स्टिल रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 टू पब्लिश द अवार्ड, क्या गवर्नमेंट को अब इसको पब्लिश करना है या नहीं करना, मतलब सेक्शन 71 का पालन यहां पे किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये इशू है। अब आप बताओ क्या होना चाहिए? तो क्या कह रहा है कि भाई साहब यहां पे अवार्ड आ गया, ये अवार्ड की डेट है, इसके बाद यहां पे वो सेटलमेंट हो गया बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, सेटलमेंट हो गया बाय वे ऑफ एग्रीमेंट। इन केस वेयर अ सेटलमेंट इज अराइव्ड, जो ऊपर वाली कंडीशन चल रहा है कि भाई साहब अगर सेटलमेंट हो गया, ठीक है ना, अवार्ड आने के बाद हुआ है लेकिन सेटलमेंट हो गया बाय वे ऑफ एग्रीमेंट, ध्यान देना, इसी मिसिंग है यहाँ पे, बाय वे ऑफ एग्रीमेंट सेटलमेंट हुआ है और ऑब्वियसली आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ द अवार्ड, मतलब कि मुद्दा था हमारा वो ट्रिब्यूनल में भी चल रहा था, लेकिन उसके बाद भी एग्रीमेंट के थ्रू कैसे भी करके उन दोनों पार्टीज ने, जो भी एग्रीमेंट की पार्टीज थी, उन्होंने आपस में सुलह कर लिया, आपस में सेटलमेंट कर लिया, लेकिन अवार्ड जो है वो हमारा आ चुका। तो अब क्या होगा? मुद्दा ये है कि इसको क्या पब्लिश करने की आवश्यकता है क्या नहीं, सेक्शन नंबर 17 का सबसेक्शन नंबर 1 जो है वो फॉलो यहां पे होगा या नहीं। चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। कह रहा है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज टू प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेटलमेंट विच बिकम इफेक्टिव, कह रहा सेटलमेंट जो होगा वो इफेक्टिव होगा फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग एंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कम्स टू एन एंड। ऑब्वियसली बात है कि सेटलमेंट इफेक्टिव हो गया जब उसको साइन किया गया, मतलब कि एक बार कह रहा है इस डेट पे जब आपने नॉर्मली सेटल कर लिया तो सेटलमेंट तो आपका इफेक्टिव हो गया। तो क्या अब डिस्प्यूट रहा? डिस्प्यूट तो तब होता है जब वो ट्रिब्यूनल में होगा,
जब वो कोर्ट में लड़ा जा रहा होगा। लेकिन एक बार अगर जो एम्प्लॉयर था और जो वर्कमैन था, इन दोनों ने आपस में ही इसको एग्रीमेंट के थ्रू सेटल कर लिया, किसी भी डेट पे अवार्ड आने के बाद कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेटल कर लिया और आपस में कर लिया बाय वे ऑफ एग्रीमेंट। ठीक, मतलब कि यहां पर ट्रिब्यूनल के अवार्ड को फॉलो नहीं किया गया, ऑल्दो उसके बाद सेटल हुआ है पब्लिश होने से पहले, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया गया, आपस में उन्होंने सेटल कर लिया। तो क्या ये डिस्प्यूट रह गया? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर एम्प्लॉयर ने और वर्कमैन ने कहीं ना कहीं इसको आपस में सेटल कर लिया है, ऑल्दो बाद में किया हो, अवार्ड आने के बाद में किया हो, लेकिन किया आपस में ही है, तो क्या ये डिस्प्यूट रह गया? अब बिल्कुल भी नहीं रह गया। इन्होंने आपस में, डिस्प्यूट तब होता जब ये थ्रू ट्रिब्यूनल सेटल होता, लेकिन इन्होंने आपस में सेटल किया इसको। तो यही कहना चाह रहा है क्या कि अगर सेटलमेंट हो गया, इफेक्टिव कब माना जाएगा? जब एक बार उसकी साइनिंग होगी, मतलब आपस में एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया, हाँ जी इतना ले लेके बात बराबर हो जाएगी, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जैसे ही खत्म हो गया, तो इस डिस्प्यूट के थ्रू जो भी आपका अवार्ड आया था, जो भी इसका फैसला आया था, वो अपने आप में क्या हो जाएगा? इनइफेक्टिव। और अगर ये इनइफेक्टिव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट उसको पब्लिश करेगी क्या? बिल्कुल भी पब्लिश नहीं करेगी, पब्लिश करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। ये भी रिलेटेड है केस स्टडी से, सिर्कसेल लिमिटेड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक, तो थोड़ा सा टेक्निकल था क्योंकि इसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी, कुछ ऐसे एक्ट को यूज किया गया, उसके थ्रू आपको इलस्ट्रेट किया गया है, जो कि आपने मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा, आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं पता होगा, बट मोटा मोटा आपको समझाने की कोशिश की गई है। और आई होप आपको ये मोटी मोटी कहानी समझ में आ गई है कि जब कुछ ऐसा होगा तो ये आपस में कंफ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है इन दोनों सेक्शनों के बीच में, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनाइज करने के लिए यहाँ पे एक कंक्लूजन दे दिया। आप सिंपली समझ सकते हो हार्मनी को ऐसे भी कि हार्मनी इज नथिंग बट अ केस स्टडी। कि केस स्टडी क्या होती है? केस स्टडी का मतलब मोटा मोटा क्या होता है सर? केस स्टडी का मतलब ये होता है कि जब भी हम लॉ से सिंपली इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मुद्दा पहुंच जाता है कोर्ट में, और जब कोर्ट में मुद्दा पहुंच जाता है और जब ऑब्वियसली बात है आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे तो कोर्ट भी तो कुछ ना कुछ यूज करेगा ना, कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन वगैरह करेगा। तो वो कहता है कि यार चलो तुम भी सही कह रहे हो, मुद्दा तो यार समझ में आ नहीं रहा हमारे, ऐसा करते हैं बीच में हार्मनी क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं कि सारे प्रोविजंस को, दोनों पार्टीज को ध्यान में रखते हुए एक हार्मोनियस डिसीजन दे देते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और उसके थ्रू अपने आप को कंक्लूड करते हैं, इसको समाप्त करते हैं। तो इस टाइप की चीजों में इस टाइप की कंस्ट्रक्शन का यूज बेसिकली किया जाता है, और वही आप कह देते हो कि भाई साहब ये क्या बन गया? एक प्रकार की केस स्टडी बन गई। तो केस स्टडी तो बनी गई, ऑब्वियसली बात है, जहां पे कुछ एम्बिगिटी थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कह दिया, चलो जी अब ये माना जाएगा, बात खत्म। तो दिस इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो लिया, लेकिन कैसे लिया, किसकी मदद से लिया, क्या रूल फॉलो किया? तो रूल फॉलो किया उन्होंने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का। चलिए सर आगे देखते हैं। कह रहा है इट मस्ट ऑलवेज बी बॉर्न इन माइंड दैट स्टैट्यूट इज पास्ड एज अ होल। अब यहां पे सेक्शन और स्टैट्यूट की थोड़ी सी कंक्लूजन चलेगी, जिसको आपको और ध्यान में देना है। हार्मोनियस का ही पार्ट है कि भाई साहब कभी भी कोई स्टैट्यूट आता है तो वो पूरा का पूरा आता है, सेक्शन वाइज नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि एक सेक्शन पास कर दिया, एक सेक्शन पास कर दिया, एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसा नहीं होता। पूरा एक एक्ट इंट्रोड्यूस होता है, पूरा एक एक्ट पास होता है पार्लियामेंट के थ्रू। ठीक है सर, एंड नॉट इन सेक्शंस, एंड it may well be assumed to be enumerated by one general purpose and one intent। ऑब्वियसली बात है कि एक एक सेक्शन का क्या अलग अलग पर्पस होगा। एक एक्ट आया, इसके अंदर लेट्स से 200 सेक्शंस है, तो क्या इसमें से कुछ सेक्शंस का पर्पस अलग होगा, कुछ सेक्शन का पर्पस अलग होगा, या सभी सेक्शनों का जो पर्पस होगा वो एक्ट के पर्पस से ही मिलता जुलता होगा? ऑब्वियसली बात है कि जिस पर्पस के थ्रू, जो इंटेंशन के थ्रू ये एक्ट आया गया है, तो इसके अंदर के जितने भी सेक्शन होंगे, जितने भी सब सेक्शन होंगे, जितने भी क्लॉजेस होंगे, वो सारे एक ही पर्पस को अचीव कर रहे होंगे, जो भी उनका एक जनरल पर्पस होगा, जो उनका प्रॉपर इंटेंशन होगा उस एक्ट को लाने का, वो उसी को सर्व करेंगे। सारे के सारे सेक्शंस हो, चाहे वो सब सेक्शंस हो, चाहे वो क्लॉजेस हो, चाहे प्रोविजंस हो, चाहे रूल्स हो, कुछ भी हो, उनका जो पर्पस होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपस में खेल रहे हो, एक सेक्शन का पर्पस ही कुछ और जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है वो उस एक्ट का पार्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, कोर्ट की क्या ड्यूटी है? कह रहा है द कोर्ट्स ड्यूटी इज टू गिव इफेक्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ स्टैट्यूट। मतलब कि सभी सेक्शन का इफेक्ट देना है, सभी सेक्शन को भी, सब सेक्शन को भी फॉलो करना है, सभी एरिया, सभी रूल्स को आपको इफेक्ट देना है। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो सभी सेक्शंस को आपको बिल्कुल ही इफेक्ट में लेके आना है, सभी को आपको पालन करना है। बट दिस जनरल प्रिंसिपल इज मीन टू गाइड द कोर्ट्स इन फर्दरिंग द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, नॉट ओवरराइडिंग। ऑब्वियसली बात है, कह रहा है कोई सा सेक्शन ऐसा होगा जिसकी इंटरप्रिटेशन या उसको इफेक्ट देने के चक्कर में अगर आपका लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन है वही ओवरराइड होने लग रहा हो तो छोड़ देना उसको, फिर छोड़ देना। मतलब क्या हुआ कि 200 में से कोई एक सेक्शन ऐसा है जिसका अगर आप इंटरप्रिटेशन में चले गए या उसको इफेक्ट देने लग गए, तो उसकी इफेक्ट की वजह से इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट था, जो इस एक्ट का पर्पस था, वही डिफीट हो जाएगा, वो ओवरराइड हो जाएगा। तो क्या हम इस पर्टिकुलर एक सेक्शन के पीछे पड़े रहेंगे या पूरे एक्ट की बारे में बात करेंगे? ऑब्वियसली बात है, फिर हम एक्ट की बात करेंगे, बोलेंगे भाई साहब तू जा, इस सेक्शन की हमें आवश्यकता नहीं है, इसको इफेक्ट देने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, अनलेस अदरवाइज कि आपका एक्ट का ऑब्जेक्ट है वो डिफीट ना हो रहा हो।
when rigid adherence to the general rule would require disregard of clear indication of to the contrary, this rule must be applied. ऑब्वियस बात है कि भाई साहब अगर एडहेरेंस रिजिड है और उससे कॉन्ट्रैरी में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो ऑब्वियस बात है हम रूल को यहां पे फॉलो करके चलते हैं. The section and subsections must be read as part of an integral whole and being interdependent. ये चीज ऊपर चीज हो गई कि भाई साहब किसी भी एक्ट का जो सेक्शन है या उसका सबसेक्शन है ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है. सेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक्ट पे डिपेंडेंट है, सबसेक्शन जो है वो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे डिपेंडेंट है, तो आपस में ये इंटरडिपेंडेंट है और इनको एज अ होल समझा जाएगा. ऐसा नहीं है कि हर किसी का अलग अलग पर्पस या हर किसी का अलग अलग ऑब्जेक्टिव ढूंढा जाएगा कि इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. ऑब्जेक्टिव थोड़ा डिफरेंट हो सकता है लेकिन वो कहीं ना कहीं इसी होल ऑब्जेक्ट के अंदर समा जाएगा. Therefore, importance should not to be attached to a single clause in one section overlooking the provision of another section. ऑब्वियस बात है कि किसी भी एक क्लॉज एक पर्टिकुलर एरिया को आपको ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे देना कि वो किसी और की अत्यासी कर रहा हो. समझ में आ रही बात? ऑब्वियस बात है किसी एक सेक्शन के चक्कर में ऐसा नहीं ना पूरी एक्ट की अत्यासी कर देंगे, पूरे सेक्शन को छोड़ देंगे अगर वो ओवरराइड कर रहा होगा. चलिए, इफ इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी, अगर मैंने आप कहा था ना कि भाई साहब पूरी कोशिश कर लो इन दोनों को मिलाने की, और अगर ये ना मिल रहे हो, किसी भी तरीके से हाथ मिलाने को राजी नहीं है, अगर किसी भी तरीके से इनके बीच में आप हार्मनी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर देखोगे बड़ा कौन है. बड़ा कौन मतलब बाद में कौन आया. बाद में कौन आया वैसे देखोगे आप तो आप बोलोगे छोटा कौन है, बट ऐसे नहीं समझना. आपको ऐसे समझना है कि भाई साहब कौन सा कॉन्सेप्ट लेटर आया है. तो अगर इफ इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड इनकंसिस्टेंसी जो इनके बीच में है वो आप अवॉइड नहीं कर पा रहे, अब ये इम्पॉसिबल हो गया, आपने पूरी प्रयास कर लिए. द प्रोविजन विच वॉज इनेक्टेड और अमेंडेड लेटर, कह रहा है वो प्रोविजन जो कि बाद में इनेक्ट हुआ है या फिर बाद में उसके अंदर अमेंडमेंट आया है, इन अ पॉइंट ऑफ टाइम मस्ट प्रिवेल. वो बाद वाली चीज जो होगी वो आपकी जीत जाएगी, पहले वाले को आप इग्नोर कर सकते हो. पहले कोशिश करनी है सभी को इफेक्ट देना है, इसकी बात भी माननी है, इसकी बात भी माननी है, और कोई तीसरा व्यक्ति होगा, तीसरा प्रोविजन होगा तो उसकी बात भी माननी है. लेकिन अगर ये किसी भी तरीके से आपस में मानने को तैयार नहीं है तो आप देखोगे कौन सा बाद में आया, जो बाद में आया उसको जीतो, बाकी तुम सारे चलते बनो, चलो जी. ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे हार्मनी क्रिएट करनी होती है. तो ये रूल की भी बहुत जरूरत है, जो लास्ट में पॉइंट लिखा है बहुत जरूरत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी आपकी आ सकती है. चलिए सर, लास्ट पैराग्राफ और देख लेते हैं. द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज अ रियल एंड नॉट मेयरली अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ एन एक्ट. ध्यान से देख लेते हैं दोबारा. कह रहा था रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज अ रियल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि भाई साहब एक रियल में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हार्मनी क्रिएट करने लग गया, पता लग गया प्रोविजन सारे सही चल रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं ये ऐसा करते हैं हार्मनी क्रिएट करते हैं. भाई साहब जब लड़ाई नहीं हुई तो आप सुलह किस बात की करा रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज किस बात का करा रहे हो. जब तक लड़ाई होगी जब तो कॉम्प्रोमाइज कराओगे. तो कहा जा रहा है क्या कि रियल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए एंड नॉट मेयरली अपरेंट, कि भाई साहब दिख तो रहा है कॉन्फ्लिक्ट है, एक्चुअल में कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं. तो आप पहले चेक कर लो कि पक्का इनके बीच में लड़ाई हुई है नहीं हुई है. अगर दोनों प्रोविजंस के बीच में लड़ाई है तभी ये एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा. एंड वन ऑफ देम हैज नॉट बीन मेड सब्जेक्ट टू द अदर, मतलब conflict between the provision of the act and one of them has not been made subject to the another, मतलब कि जो दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं वो ओवरराइड नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं उस प्रोविजंस को वो ओवर रूल नहीं कर रहा है. इस टाइप की चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए, तभी जाके हार्मोनियस आप अप्लाई कर पाओगे. When after having construed, हमने ये चीज किया, उसके बाद पता लगा their context the words are capable of only a single meaning. जब हमने इसके थ्रू कंस्ट्रक्शन कोशिश करी, जब हमें पता लगा कंफ्लिक्ट है ठीक है जी, फिर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन करी, उसकी हार्मनी की वहां पे जरूरत पड़ी. बट अगर ऐसा हमें लगता है कि भाई साहब कंफ्लिक्ट था ही नहीं और जब हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो एक सिंगल मीनिंग निकल के आ रही है, तो आपको पता है जब एक ही मीनिंग निकल के आएगी, कोई एम्बिगिटी नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट नहीं है किसी भी प्रोविजन के अंदर, तो क्या हार्मनी वहां पे जरूरत पड़ेगी हार्मनी कंस्ट्रक्शन की? बिल्कुल भी नहीं. फिर किससे काम चलाएंगे हम? फिर काम चलाएंगे लिटरल कंस्ट्रक्शन से, जो हमने अपने सबसे पहला कंस्ट्रक्शन पढ़ा था. तो वही कह रहा है व्हेन आफ्टर हैविंग कंस्ट्रूड देयर कंटेक्स्ट द वर्ड्स आर कैपेबल ऑफ ओनली अ सिंगल मीनिंग, जो वर्ड्स हैं वो कैपेबल हैं एक मीनिंग देने के लिए. द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन डिसअपियर, कोली हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हार्मोनियस की कोई जरूरत ही नहीं है. एंड इज रिप्लेस्ड बाय द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन. वहां पे फिर आप लगाओगे कौन सा कंस्ट्रक्शन? लिटरल कंस्ट्रक्शन. तो इन शॉर्ट अगर आप इसको समराइज करोगे तो आपको ये समझ में आएगा जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट में बताया था. अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो एक बार स्टार्टिंग में जाके वो 2-3 मिनट और सुन लो, तो आपको इसकी पूरी की पूरी समरी मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में देने की पूरी कोशिश की थी. चलिए, तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया हो कि हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कब, कहां, क्यों, कैसे लगाया जाता है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जिसमें करेंगे हम नेक्स्ट रूल जो कि आपको आपके सामने दिख रहा है. चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.